नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज हम 15 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम तक जो भी क्वेश्चन पहुंच चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों का एनालिसिस होगा। तो आपको ध्यान से समझना है, एनालिसिस होगा। उसके साथ में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी जानकारी देनी होती है उसको भी साझा करते हैं। जो इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं उसको आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को पूरा देखना है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चिट्टा बाबू। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो आपके चिट्टे बाबू जो हैं वो एक प्रसिद्ध बीड़ा वादक हैं। ओके, आपको ध्यान रखना है चिट्टी बाबू किस यंत्र से संबंधित प्रसिद्ध बीड़ा वादक है और वह कर्नाटक शास्त्रीय संगीत से बीड़ा वादन करते थे। ओके, उनका जो पूरा नाम है वो संगीता कलानिधि चिट्टी बाबू था और उन्होंने बीड़ा को एक उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत ही कार्य किए थे। और आइए आप यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी इनकी पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है वाद्य यंत्र और उनके कलाकारों के बारे में देखते हैं। देखिए, जो सितार वादक हैं प्रसिद्ध वो है पंडित रविशंकर और दूसरे नंबर पे आपके आते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इन्हीं से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अगले आपके आते हैं बीड़ा वादक। जो प्रसिद्ध बीड़ा वादक हैं उनको ही देखेंगे, जैसे चिट्टी बाबू हो गए और दूसरे आपके एस बालाचंदर। इन्हीं से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जा सकते हैं। अगले आपके संतूर वादक हैं, वो है पंडित शिव कुमार शर्मा। दूसरे नंबर पे यहाँ पे भजन सोफोरी। इन्हीं से अधिकांशतः क्वेश्चन आपके बनते हैं। तबला वादक जो है प्रसिद्ध, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना है, उस्ताद जाकिर हुसैन। दूसरे नंबर पे उस्ताद अहमद जान थरकवा। नेक्स्ट आपके जो बांसुरी वादक प्रसिद्ध हैं वो आपके हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष। ये सारे क्वेश्चन आने की संभावना सर्वाधिक है। और आपके शहनाई वादक जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको भी पूछा जा सकता है। सरोद वादक आपके हैं उस्ताद अजमत अली खान। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके अली अकबर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हारमोनियम वादक कौन कौन से आपके पंडित पन्नालाल घोष। दूसरे नंबर पे कृष्णदास। नेक्स्ट आते हैं पखावज वादक। पखावज वादक कौन है, पंडित भजन सोपारी। और दूसरे नंबर पे उस्ताद अल्लाह रखा खान। अगला जो आपका वाद्य यंत्र है वो है गिटार। गिटार वादक के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है, ब्रजभूषण काबरा जो कि भारतीय शास्त्रीय गिटार वादक है। और अगला जो क्वेश्चन आपका आता है वो आपका आता है मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर इसमें होगा केरल। ओके, केरल राज्य में मनाया जाता है मकर बिलक्कू त्यौहार। और ये कहाँ मनाया जाता है, केरल के सबरीमाला में विशेष तौर से मनाया जाता है। ओके, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी आपको ध्यान रखना है कि यह जो त्यौहार है मकर संक्रांति के पर्व के दिन ही सबरीमाला के अयप्पा स्वामी मंदिर के मकर बिलक्कू भी आयोजित होता है। और यह उत्सव लगभग 41 दिनों तक चलता है। इसके दौरान भगवान अयप्पा स्वामी जी की प्रतिमा को श्रृंगारित करने के लिए खास तौर पर पंडालम महल के गहने लाए जाते हैं और इस त्यौहार में बहुत ही खूबसूरत जुलूस निकाला जाता है। ओके, विभिन्न उत्सव और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में देखेंगे। इससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट बनने की जो क्वेश्चन आपके हैं बनने की सर्वाधिक संभावना रहती है। जो कि अटकुलम पोंगल, ये कहाँ का है, ये भी केरल राज्य का त्यौहार है। और उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि यह उत्सव महिलाओं द्वारा अट्टुकल देवी मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका जो आता है हड़प्पा मेला, इसकी सर्वाधिक संभावना है ये हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। और ये श्रमिक और कृषि संस्कृति से जुड़े लोगों का ही मेला है। ओके, मकर बिलक्कू ये तो आप पढ़ ही चुके हैं, केरल में आ ही चुका है। ओके, सारे इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को आपको पढ़ के ध्यान रखना है उनको। अगला क्वेश्चन आपका है चमकरा मेला। ओके, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चमकरा मेला कहाँ लगता है, ये उत्तर प्रदेश में लगता है। ये भी कृषि तथा श्रमिक समुदाय से जुड़ा हुआ मेला है। अगला आपका आता है कोल मेला, ये कहाँ लगता है, ये मध्य प्रदेश में लगता है। और ये कोल जनजाति और श्रमिक समुदायों का भी ये भी मेला है। ओके, अगला आपका जो क्वेश्चन आया था वो आपका आता है पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम कब होती है। ओके, यदि आप देखिए जो पानी की ऑक्सीजन की मात्रा अब कई कारणों से कम हो सकती है। ओके, इसमें कई कारण दिए हुए हैं, आपको इसमें ध्यान रखना। जो भी आपका है इसी में से होगा, जैसे तापमान, अगर आपका तापमान ऑप्शन था उसमें आपको तापमान लगाना था। ओके, इसके साथ साथ यदि पानी का तापमान बढ़ता है तो उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यदि पानी की गहराई बढ़ती है तो भी ऑक्सीजन की गहराई होती है। तो शैवालों का विकास, ठीक है, कुछ प्रजाति शैवालों को ऐसी भी होती हैं जो सड़ती हैं, गलती हैं और इससे कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पोषक तत्व, अगला नंबर आपका पोषक तत्व। ठीक, पोषक तत्व किस तरह से है, देखिए पोषक तत्व यदि अधिक होते हैं तो वहाँ जानवर अधिक होंगे। ठीक है, तो जानवर वहाँ गंदगी फैलाते हैं, इससे भी वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो जानवर वहाँ के खींच लेते हैं। और अगला जो नंबर आपका है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी का क्या कारण है, यदि वायुमंडल दाब कम होता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लवणता है। यदि पानी में लवणता बढ़ती है तो भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन आपका जो आता है
वो आया था अनुच्छेद 163। किससे संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 163 है वो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद से संबंधित है। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि राज्यपाल को अपने काम में सहायता और सलाह लेने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ओके, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री अलग अलग काम करते हैं, लेकिन निर्णय लेने का जो अधिकार है मुख्यमंत्री के ही पास होता है। उसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार के सामने राज्य में मंत्रिपरिषद का प्रतिनिधित्व करता है। ओके, और जो राज्यपाल है वो मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही परिषद में राज्य मंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को अपने कामों के लिए कुछ अनेक विवेक का इस्तेमाल करना होता है। ओके, कुछ मामलों में अपने विवेक का भी इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है राज्यपाल विवेक के लिए फैसला ले सकता है और उसका फैसला जो है अंतिम रूप से मान्य होता है। ओके, राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्य के आधार पर नहीं होनी चाहिए। अब मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह को किसी भी अदालत में पूछताछ नहीं की जा सकती। ओके, ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी ये कार्रवाई को किसी भी एक अदालत द्वारा पूछताछ नहीं की जाती, तो राज्यपाल के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो बनता था हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? ओके, हिमाचल प्रदेश के आपको राज्यपाल करना है। ठीक है, इसमें क्या आया था आपका जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं वो आपके हैं शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, इन्होंने 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की थी। ओके, इसके साथ साथ आपको जो भी 28 राज्य होते हैं उन सभी के राज्यों के राज्यपालों की सूची हम देते हैं, उनको याद कर लेना। ओके, जैसे आंध्र प्रदेश के इस समय जो वर्तमान आपके राज्यपाल कौन है वो है एस अब्दुल नजीर। अरुणाचल प्रदेश के दूसरे नंबर पे आते हैं तो कौन है? केटी परनाई। नेक्स्ट आपके असम के जो राज्यपाल कौन है आपके? गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट नंबर पे आपके बिहार के आपके कौन है? वो है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। छत्तीसगढ़ के कौन है? बिसप्पा भूषण हरिचंदन। गोवा के कौन है? पीएस धीरन पिल्लई। गुजरात के कौन है? आचार्य देवव्रत। हरियाणा के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ला अभी आ चुके हैं। झारखंड के सीपी राधाकृष्णन। और कर्नाटक के कौन है आपके? तावरचंद गहलोत। केरल के आपके आरिफ मोहम्मद खान। मध्य प्रदेश के आपके गंगूभाई सिंह पटेल। महाराष्ट्र के आपके रमेश बैस। मणिपुर के आपके कौन है? अनुसुईया उइके। मेघालय के कौन है? फागू चौहान। मिजोरम के हरिबाबू। और नागालैंड के आपके लक्ष्मण आचार्य। ओके, और आपके उड़ीसा के कौन है राज्यपाल? प्रोफेसर गणेश लाल। 20 नंबर पे आप क्या है? पंजाब के कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और राजस्थान के कौन है राज्यपाल आपके? कलराज मिश्र। और अभी 22 नंबर पे सिक्किम राज्य के कौन है राज्यपाल? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। तमिलनाडु के RN रवि। नेक्स्ट आपके तेलंगाना के कौन है? तमिललाई सौंदरराजन। त्रिपुरा के कौन? सत्यनारायण आर्य। आगे उत्तर प्रदेश के कौन है? आनंदीबेन पटेल। और उत्तराखंड के कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ओके, और आपके जो 28 में लास्ट आते हैं पश्चिम बंगाल के कौन है? CB आनंद बोस। केलुचरण महापात्रा किस नृत्य से संबंधित हैं? ओके, तो ये आपके किस नृत्य हैं? ये ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं क्या है। देखिए, जो केलुचरण महापात्रा हैं उनको 8 जनवरी 1926 से लेकर 7 अप्रैल 2024 तक एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक, गुरु और ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक भी रहे। ओके, और जिन्हें 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का भी श्रेय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो था स्थल मंडल में पौधे सूर्य से कितने प्रतिशत किरणें अवशोषित करते हैं? स्थल मंडल में सूर्य का जो प्रकाश आता है पौधे उसका कितना प्रतिशत भाग अवशोषित कर लेते हैं। ओके, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो है 1%। ओके, पौधे जो है 1% भाग प्रकाश की किरणों का अवशोषित कर लेते हैं। इसमें क्या है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की ऊर्जा का तकरीबन 1% अवशोषित करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में बदलकर इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी ध्यान रखने होंगे। देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपनी पत्तियों से सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और इस ऊर्जा का जो इस्तेमाल है वो पौधे पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा बनाने में बदल करते हैं, जिससे अपना जो पौधे हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं। ओके, और सूर्य की रोशनी में 7 रंग होते हैं, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। और इन सभी रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग का प्रकाश बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आया था आपका तमिलनाडु का फसल कटाई का जो त्यौहार कौन सा है? तो आपके तमिलनाडु के जो फसल कटाई का त्यौहार है वो आपका है पोंगल। ओके, तमिलनाडु में फसल कटाई का जो त्यौहार पोंगल है यह त्यौहार हर साल
14 से लेकर 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और पोंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। देखिए, पोंगल का जो मतलब होता है तमिल भाषा में उफाना बिलव है। ओके, और यह त्योहार फसल की कटाई और संपन्नता का प्रतीक होता है। और इस दिन लोग खेती में उगी चीज़ों से सूर्य देव को भोग लगाते हैं। जो खेत में जो भी चीज़ें उगती हैं, दाल अनाज, उससे उन्हीं से खाना बनाते हैं, उन्हीं से सूर्य का भोग लगाते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, इस दिन लोग अपने मवेशियों को फूल माला से सजाते हैं और उनके माथे पर हल्दी कुमकुम चंदन का लेप करते हैं। इस दिन घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है और इस दिन लोग खास बना के पोंगल के प्रसाद का आनंद लेते हैं। तमिलनाडु के गांव में इस दिन जलीकट्टूता मंजी बिरट्टू नामक खेल भी खेला जाता है। ये त्यौहार ये कम से कम 1000 साल पुराना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आया था वो आता है आपका चालुक्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो आपके चालुक्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ओके, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश के ये अंतिम शासक थे और उन्होंने राप्पा के नाम से भी जाना जाता है। कीर्तिवर्मन द्वितीय को राष्ट्रकूट का राजा जो था दंतिदुर्ग, उसको इन्होंने हराया था और चालुक्य साम्राज्य राजपूतों के अधीन आ गया था। ओके, जो चालुक्य वंश का जो प्रथम शासक था वो पुलकेशिन प्रथम था और उन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाया था। ओके, इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि चालुक्य वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक पुलकेशिन द्वितीय थे। सबसे प्रतापी राजा थे जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को हराया था और दक्षिण में हर्ष के साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगाई थी इन्होंने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है वो आया था आपका सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म की जनसंख्या किस राज्य में है। तो सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या है वो आपके महाराष्ट्र राज्य में है। लगभग 5.81% इनका जो हिस्सा है बौद्ध धर्म का आता है। और महाराष्ट्र में रहने वाले मराठी बौद्ध भारत का सबसे बड़ा बौद्ध समुदाय है। यहाँ करीब 90% नब्यान या नव बौद्ध रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो आपका आया था कोविड-19 किस तरह की बीमारी है। तो कोविड-19 में किस तरह की वायरस बीमारी है, तो एक वायरस जनित बीमारी थे। ओके, वायरस जनित, इसके बारे में और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं। जो कोरोना वायरस था कोविड-19 जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण होता है। ठीक है, और जो कोविड-19 से हल्की से लेकर गंभीर श्वास संबंधी बीमारी हो सकती है जिसमें मृत्यु भी शामिल है। सबसे अच्छे निवारक उपाय में टीका लगवाना, संक्रमण के उच्च स्तर पर मास्क पहनना और 6 फीट की दूरी बनाए रखना और बार बार हाथ धोना तथा बीमारी लोगों से दूर रखना, क्योंकि ये एक संक्रमण बीमारी ही एक दूसरे को छूने से फैलती है। ये आपको उपाय करने थे इसमें। ओके, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ आपकी क्लास समाप्त होती है। यदि आपको कहीं पर भी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक अवश्य करें तथा वीडियो को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगी। धन्यवाद।